गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम रूपक ताल का परिचय सीखेंगे। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है और किस प्रकार से ताल का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है, ताल का परिचय बनाया जाता है। तो आइए चलते हैं रूपक ताल की। ताल रूपक। संगीत में ताल रूपक एक ऐसी ताल है जिसके चिन्ह को लेकर संगीत के जो विद्वान लोग हैं उनमें बहुत अधिक मतभेद हैं। वो आपस में कुछ संगीतकार इस ताल की जो प्रथम मात्रा है, पहली जो मात्रा है, उसे खाली मानते हैं और कुछ संगीतकार उसकी पहली मात्रा को सम मानते हैं। तो किस प्रकार से इस ताल में खाली या सम माना जाता है, आइए देखते हैं इस ताल का परिचय। मैं यहाँ पर एक छोटा सा इसका टेबल बना रहा हूँ। रूपक ताल में मात्रा जो होती है वो 7 होती है। हम 7 मात्राओं के टेबल बनाएंगे। इन मात्राओं को बराबर बराबर भाग में बांटना विभाग कहलाता है, खंड भी उसको कहा जाता है। और रूपक ताल में पहला जो विभाग बनाया जाता है उसमें 3 मात्राएं होती है और दूसरे और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं मानी जाती है। रूपक ताल की जो पहली मात्रा है, इस ताल में इस मात्रा को लेकर मतभेद है। शास्त्रीय संगीत का जो नियम है कि ताल जहाँ से प्रारंभ होती है उस मात्रा को ताल में सम कहा जाता है। और सम को दर्शाने के लिए, सम को पहचानने के लिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने हमें जो चिन्ह प्रदान किया वो है क्रॉस का। ये चिन्ह सम का है, इसको सम कहेंगे हम। इसको ताली भी कहा जाता है, भरी भी कहा जाता है। अब कुछ संगीतकार इस मात्रा पर सम मानते हैं, कुछ संगीतकार पहली प्रथम मात्रा पर खाली मानते हैं। और खाली का जो चिन्ह है भातखंडे जी के अनुसार वो शून्य का है, 0 का चिन्ह है। इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, ये खाली ताल की वह मात्रा होती है जिस मात्रा पर बहुत ही कम जोर दिया जाता है। वहाँ पर जो साउंड होती है वो सभी से मंदी होती है, धीमी होती है, वहाँ पर बहुत ही कम जोर पड़ता है। जब इस किसी भी ताल को हम हाथ पर बजाकर दर्शाते हैं तो खाली के लिए हाथ को साइड में रखा जाता है। इस प्रकार से हम उसको दर्शाते हैं खाली को, और सम के लिए हम खाली हो जाते हैं इस प्रकार से। तो एक तो हमारे पास ये साउंड रहेगी और एक हमारे पास ये साउंड रहेगी। यहाँ पर घर्षण हो रहा है। अब यहाँ पर जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है वो हमें सुनाई नहीं दे रही, बहुत ही मंदी आवाज़ है। हमारे सुनने की क्षमता के अनुसार उसमें वाइब्रेशन, आंदोलन संख्या उत्पन्न नहीं हो रही। हमारी जो सुनने की क्षमता है वो इससे कहीं ज़्यादा है। इस प्रकार से हम इस सम और खाली को समझ सकते हैं। सम तेज आवाज़ और खाली बहुत ही मंदी आवाज़। अब इस चिन्ह को लेकर, इस बात को लेकर संगीत के विद्वान लोग हैं उसमें आपस में मतभेद है। कुछ संगीतकार इस मात्रा को सम मानते हैं, कुछ संगीतकार इस मात्रा को खाली मानते हैं। लेकिन बेटा शास्त्रीय संगीत का जो नियम है उस नियम के अनुसार प्रत्येक ताल में प्रथम जो मात्रा होती है वो सम ही होती है। लेकिन कुछ संगीतकार इस ताल में प्रथम मात्रा को खाली मानकर गायन करते हैं। प्रथम मात्रा को खाली भी माना जाता है और सम भी माना जाता है। जब हम इस ताल को बजाएंगे और या फिर लिखेंगे, बजाएंगे तब भी हम वो नियम लागू रखेंगे और लिखेंगे तब भी वो नियम लागू रखेंगे। यदि हम इसको खाली मानकर बजा रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं तो हम यहाँ पर शून्य का चिन्ह लगाएंगे। और यदि हम यहाँ पर इसको सम मानकर गा बजा रहे हैं तो हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। कभी भी आप ताल का परिचय लिखते समय जो ताल की टेबल बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस समय इस मात्रा के लिए आप दोनों चिन्ह प्रयोग नहीं करेंगे। दोनों चिन्ह प्रयोग करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगी, गलत बन जाएगी। आप यहाँ पर एक चिन्ह लगा सकते हैं खाली का या सम का। ये सम का चिन्ह है, यदि आप खाली का लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर खाली का चिन्ह लगाया जा सकता है। अधिकतर जो संगीत के विद्वान लोग हैं उनका मानना है कि रूपक ताल की जो पहली मात्रा है वो खाली है। तो
खाली उसको माना जाता है तो हम यहाँ पर खाली का चिन्ह, जीरो का, शून्य का चिन्ह लगाएंगे। और जब इसका परिचय पैराग्राफ जब हम इसका बनाएंगे तो इसका परिचय जब विस्तार से लिखा जाएगा तो उसमें हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि अधिकतर जो संगीत के विद्वान लोग हैं उनके अनुसार रूपक ताल की प्रथम जो मात्रा है वो खाली होती है, लेकिन इस मात्रा को सम मानकर भी गायन वादन इसका किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी जो ताल की पहली जो मात्रा है इस प्रकार से रहेगी। और अब अच्छे से आप समझ गए होंगे कि ये रूपक ताल में पहली मात्रा सम होती है या खाली होती है। आइए आगे चलते हैं। इसमें ये ताल की पहली मात्रा है और ये खाली हमने इसको मान लिया है। तो इसके बाद अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सम होता है उसको भरी भी कहते हैं, ताली भी कहते हैं, सम भी कहते हैं। खाली होती है, खाली के लिए हम जीरो का चिन्ह प्रयोग करते हैं और सम के लिए क्रॉस का चिन्ह प्रयोग करते हैं। अब जब ये चिन्ह कभी आता है तो इसका मतलब होता है पहला सम, पहली ताली, पहली हुई। अब इसके बाद ताल में यदि और दूसरा सम आता है तो हम अगले काउंटिंग से शुरू करेंगे, दूसरी सम, तीसरा सम, चौथा सम, पांचवा सम, इस प्रकार से। अब हमने ताल में पहली जो मात्रा है उसको खाली मान लिया है, तो खाली के लिए भी हम उसको खाली के स्थान पर भी हम उसको एक मानेंगे। ये पहला सम आ गया, ये सम ही रहेगा, वैसे इसको हम सम मानकर चलेंगे तो मतलब ये पहला सम हो गया। इसके बाद अगला जो सम आएगा वो दो और अगला हमारा जो तीसरा सम वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब ये दूसरी ताली और ये तीसरी ताली। यदि यहाँ पर क्रॉस होता तो यहाँ पर ये पहली ताली मानेंगे। अब यहाँ पर हम जीरो खाली मानकर इसका गायन कर रहे हैं, वो नियम वही रहेगा सेम जैसे और बाकी तालों में होता है। हम यहाँ पर चिन्ह क्रॉस का नहीं दिखाएंगे, हम चिन्ह यहाँ पर जीरो का दिखाएंगे क्योंकि ये ताल की पहली मात्रा खाली होती है, इसको सम मानकर बजाया जाता है। जब हम सम मान के बजाएंगे तब सम का चिन्ह लगाएंगे और खाली मान कर बजाएंगे तो खाली का चिन्ह, जीरो का चिन्ह जो होता है वो लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग चिन्ह लगाएंगे, एक ही चिन्ह दो बार नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। मात्रा हमारे पास 7 हो गई, ये सभी मात्राएं हैं। मात्रा के बाद विभाग बनाए जाते हैं बेटा, और विभाग इसमें देखेंगे आप 1 2 3। पहले भाग में 3 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 2। इस प्रकार से इसमें विभाग हमारे पास होंगे 3। अब उसके बाद आता है खाली। हम यहाँ पर पहले खाली लिखेंगे क्योंकि हम ताल को खाली मानकर बजा रहे हैं। खाली पहली मात्रा पर। अब उसके बाद रहेगा ताली। ताली कौन कौन सी मात्रा पर है? चौथी मात्रा पर और छठी मात्रा पर। हम यहाँ पर लिखेंगे चौथी व छठी मात्रा पर। इस प्रकार से हम इसका एक छोट परिचय बनाएंगे और पैराग्राफ इसका बनाएंगे परिचय विस्तार से इन सभी बातों को बताते हुए। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। रूपक ताल में 3 2 2 हम यहाँ पर लिख देंगे 3 2 2। मात्राओं के 3 विभाग बनाए जाते हैं। रूपक ताल की पहली मात्रा खाली होती है, लेकिन कुछ संगीतकार इस पहली मात्रा को सम मानकर भी गायन वादन करते हैं। रूपक ताल की चौथी और छठी मात्रा पर दूसरा सम और छठी मात्रा पर तीसरा सम आता है। रूपक ताल बंद बोल की ताल है, इसके बोल बंद होते हैं, इसलिए ये ताल तबले पर बजाई जाती है। बंद बोल की ताल है, तबले पर बजाई जाएगी। रूपक ताल के साथ गीत, गजल, भजन, ये भाव संगीत की गायन शैलियाँ है। गीत, गजल, भजन भाव संगीत की गायन शैलियाँ है। और शास्त्रीय संगीत की भी जितनी भी गायन शैलियाँ है उनके साथ भी इस ताल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम इसका पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ बनाने के बाद हम इसकी 1 गुण और 2 गुण की टेबल बनाएंगे। तो आप इस ताल का परिचय इस प्रकार से लिखेंगे, पहले ताल का नाम, फिर उसमें मात्रा कितनी है, फिर कैसे विभाग बनाए गए, फिर खाली कहाँ पर है और ताली कहाँ पर है। उसके बाद पैराग्राफ बनाएंगे। रूपक ताल बंद बोल की तबले पर बजने वाली ताल है। रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है, इसमें 3 2 2 मात्राओं के 3 विभाग बनाए जाते हैं। रूपक ताल की पहली मात्रा खाली होती है। कुछ संगीतकार इसको सम मानकर भी गायन वादन करते हैं और रूपक ताल की चौथी और छठी मात्रा पर दूसरी और तीसरी ताली आती है। रूपक ताल के साथ गीत, गजल, भजन और शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियाँ
गाय बजाई जाती है उनके साथ रूपक ताल का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक गुण दुगुण इस प्रकार है। ऐसे हम इस ताल का परिचय तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैं देखिए गुण की टेबल बना रहा हूँ। ताल में जितनी मात्राएं होती हैं उतनी मात्राओं का हमें पूरा टेबल बनाएंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे इसका, और फिर उसके विभाग बनाएंगे जैसे जैसे बताया गया परिचय में। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखेंगे ताल का नाम, रूपक ताल, और हम कौन सा प्रकार इसका तैयार कर रहे हैं, कौन सी इसकी टेबल बना रहे हैं। एक गुण बना रहे हैं तो एक गुण लिखेंगे, दो गुण बना रहे हैं तो दो गुण लिखेंगे। संख्या जो है वो ताल में मात्रा कहलाते हैं। यहाँ पर हम मात्रा लिखेंगे, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह लगाने के बाद हम इसके बोल लिखेंगे। अभी मैंने आपको परिचय के अनुसार बताया कि रूपक ताल की पहली मात्रा खाली होती है, इसलिए हम यहाँ पर 0 का चिन्ह लगाएंगे। ये दूसरा सम और ये तीसरा सम, इसी खाली को सम माना जाता है। जब हम इसको सम मानेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्रॉस का आ जाएगा। अब इसके बाद इसके ताल के बोल लिखने होते हैं। तो रूपक ताल के जो बोल है वो है तिन तिन्ना धीना धीना। ये रूपक ताल के बोल है। इस ताल में इस बोल को दूसरे तरीके से भी प्रयोग किया जाता है, उस समय ये चिन्ह हट जाएंगे, फिर ये सिंपल बोल बन जाएंगे ती ती ना धी ना धी ना। और यदि हम बिंदु का चिन्ह प्रयोग करेंगे तो ये बोल बन जाएंगे तिन 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 ना धी ना धी ना। तीन तीन मानकर बजाएंगे तो बजाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है तबले पर, और ती मानकर बजाएंगे तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इस प्रकार से जब हम इसकी टेबल में बोल लिखेंगे तो वो हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पर तीन का प्रयोग कर रहे हैं या ती का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसका एक गुण का टेबल बनाएंगे। इसी के आधार पर इसका दो गुण का टेबल बनाया जाता है। मैं यहाँ पर दो गुण का टेबल बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार से हम इसकी टेबल बनाएंगे, वही चिन्ह हम यहाँ पर लगाएंगे और ताल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर हम दुगुन बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे दुगुन। ये मात्रा लिखे जाएंगे, चिन्ह हो गए या तो इसे बोल वैसे सेम लिखना है जैसे दुगुन बना रखा है वैसे। अब दुगुन में दुगुना काम हमारे पास आ गया, समय उतना है, मात्रा उतनी है, विभाग सेम है, बोल अलग अलग है। अब बोल यहाँ पर क्या करना है, पहला बोल और दूसरा बोल, इन दोनों बोल को उठाकर हम एक मात्रा नीचे लिखेंगे इस प्रकार से तीन तीन। ऊपर से दोनों बोल अलग रहेंगे, इनको जोड़ना नहीं है, और जोड़ने के लिए हम इसके नीचे अर्धचंद्रा का चिन्ह प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। अब दोनों जो बोल हमने ले लिए उससे अगले दोनों बोल लेंगे ना धी, और वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ना धी के बाद अगले दो बोल ना धी। अब हमारे पास एक बोल बचा है, अब ये बोल पहले लिखा जाएगा ना, और वापस फिर हम पहली मात्रा पर जाएंगे तीन, तीन यहाँ पर लेके आएंगे और ये हो गया नातिन। नातिन के बाद तिन्ना तिन्ना। अगले दोनों बोल आ जाएंगे फिर धीना 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 और धीना। इस प्रकार से हम रूपक ताल की जो दुगुन की टेबल है वो तैयार करेंगे। एक गुण में एक मात्रा के अनुसार एक बोल लिखना होता है, और जब हम इसके दुगुन बनाएंगे तो उसी एक मात्रा के अनुसार दुगने बोल दो बोल हम यहाँ पर लिखेंगे और नीचे अर्धचंद्रा का चिन्ह लगाकर उनको आपस में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से एक गुण और दुगुन की हम रूपक के ताल की टेबल बनाएंगे। और परिचय मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आपको लिखना है, तो इस प्रकार से आप रूपक ताल का परिचय अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो रूपक ताल है उसको किस प्रकार से लिखना है आपको वो भी आप इसमें अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऐसे ही हम रूपक ताल का परिचय तैयार करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में हम केवल रूपक ताल के विषय में ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगले ताल के विषय में पढ़ेंगे। इसलिए आप अच्छे से इस ताल का जो परिचय है उसको अच्छे से समझें, अच्छे से उसको सुने, ध्यान से उसको देखें, और अपनी सभी विद्यार्थी अपने साथ नोटबुक में इसको लिखने के लिए इसको तैयार करें, इसको लिखें। धन्यवाद।